हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इंग्लिश नो हिंदी वीडियो 10. सो लेट्स राइट इट हेयर, वीडियो 10 इन हिंदी. हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था? ये देखा था. ये कौन सी पोजीशन है? ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली. तो यहाँ पर क्या होगा? 24 आवर डे, 24 आवर नाइट. तो ये कुछ इक्विनॉक्स होगा. देख लेते हैं कौन सा होगा. यहाँ पर नॉर्दर्न चला गया दूर, सदर्न चला गया पास में. तो ये कौन सा होगा? विंटर सॉल्स्टिस. विंटर सॉल्स्टिस कब आता है? 22 दिसंबर को. कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो होगा वो लिखना है. तो विंटर वाला सॉल्स्टिस होगा ये. सदर्न में क्या होगी? यहाँ पर समर होगी. सदर्न वाला सन के पास आ गया, साउथ वाले गर्मी देखेंगे, नॉर्थ वाले सर्दी देखेंगे. तो कन्वेंशन ये कहती है कि समर की जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें जो होगा उससे हिसाब से लिखना है. क्यों कहती है ऐसी? ये हमारा अर्थ है, लैंड है उस पे जो, तो इक्वेटर कुछ ऐसे से जाता है. तो ज़्यादातर लोग जो हैं इंडिया चाइना में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, थोड़े बहुत अफ्रीका में हैं. अफ्रीका के नीचे साउथ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही कम लोग हैं. ऑस्ट्रेलिया में तो 2 करोड़ लोग हैं, इंडिया में 125 करोड़, चाइना में 130 करोड़, साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ पर भी बहुत हैं. पाकिस्तान है 17 करोड़, बांग्लादेश है 10-15 करोड़, इसी तरह यूरोप है 10-15 करोड़, अमेरिका है 30 करोड़. तो सारे नॉर्थ में ही रह रहे हैं. तो नॉर्थ को के जो भी नॉर्थ में अगर विंटर होगी तो उस पोजीशन को विंटर सॉल्स्टिस कहेंगे, जबकि साउथ वाले यहाँ पर समर देखेंगे. इसी तरह यहाँ पर आते हैं, ये पोजीशन है, सन यहाँ पर है, इक्वल डे इक्वल नाइट, तो ये इक्विनॉक्स होगा. अगर ये विंटर सॉल्स्टिस है 22 दिसंबर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही कन्वेंशन नॉर्दर्न की है. तो क्या होगा? 22 दिसंबर के 3 महीने बाद दिन क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च. तो 21 मार्च हो गई है. 21 मार्च में इंडिया में क्या होता है? स्प्रिंग. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? स्प्रिंग. तो ये हो गया स्प्रिंग इक्विनॉक्स. ये क्या हो गया? ये वाला है. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन के पास चला गया, विंटर दूर आ गया, नॉर्दर्न में समर हो गई. कन्वेंशन ये कहती है कि नॉर्दर्न वाले से ही लिखना है. तो ये हो गया आपका समर सॉल्स्टिस. अगर ये 21 मार्च था तो 3 महीने बाद क्या होगा? 21 जून. क्या 21 जून को भीषण गर्मी पड़ती है इंडिया में? यस, पड़ती है. तो ये हो गया 21 जून इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सॉल्स्टिस. तो ये इक्विनॉक्स कौन सा हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से लिखते हैं. नॉर्दर्न में समर के 3 महीने बाद क्या आएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो ये हो जाएगा 21 सितंबर के आसपास का दिन. तो ये कितना हो जाएगा? कौन सा इक्विनॉक्स? ऑटमनल इक्विनॉक्स, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम आ रहा है. ये क्या है? अगेन 21 सितंबर के 3 महीने बाद 22 दिसंबर. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन से दूर उस तरफ झुका हुआ, सन के पास सदर्न हेमिस्फेयर. तो 22 दिसंबर विंटर सॉल्स्टिस. कन्वेंशन कहती है कि नॉर्थ के हिसाब से लिखना है. नॉर्थ में यहाँ विंटर होगी, समर में सदर्न में समर होगी, बट हमें विंटर पूरी अर्थ को बोलना है. तो जो सदर्न हेमिस्फेयर के बच्चे अपनी किताब पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि जब तो वो समर देख रहे हैं तो उनकी ज्योग्राफी की बुक कैरी होगी कि ये टाइम विंटर सॉल्स्टिस का है. तो उनके लिए तो और भी कन्फ्यूजन है. हम लक्की हैं क्योंकि इंडिया में हैं. सो देखो उनके लिए कितनी मुश्किल है, हमारे लिए इजी है. आगे देखते हैं. ये हो गया स्प्रिंग इक्विनॉक्स. ये नॉर्दर्न में स्प्रिंग है. यहाँ पर वैसे एक बार सदर्न में देख लेते हैं. यहाँ समर थी, समर के 3 महीने बाद क्या आता है? तो यहाँ पर ऑटम आती है. तो ये नॉर्दर्न के लिए स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, सदर्न के लिए ऑटमनल इक्विनॉक्स. ये नॉर्दर्न के लिए समर है, सदर्न दूर चला गया, सन से छिप गया, तो ये सदर्न के लिए विंटर सॉल्स्टिस है. वैसे तो ये बस ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ.
इनके एग्जैक्ट नाम यही हैं। ये हो गई कन्वेंशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से हम देखते हैं। नेक्स्ट, एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। मैंने आपको बताया था कि ये है हमारी अर्थ, तो ये कुछ इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, यहाँ आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे होती है ये मूवमेंट, ऐसे होती रहती है आगे आगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो सन की एपरेंट मूवमेंट है वो हमारे इन 3 लैटिट्यूड्स को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कट करती है, इक्वेटर को टच करती है ट्रॉपिक्स को। देखते हैं कैसे। ये पोजीशन है 21 जून की, इसमें क्या है, ऐसे है। तो ये जो अर्थ है, यहाँ पर सन है। अर्थ का कौन सा पॉइंट सन के सबसे पास है? ये वाला, इक्वेटर वाला दूर है। अगर ऐसे होता तो इक्वेटर वाला सबसे पास होता, अगर टिल्ट ही ना होता। यहाँ भी इक्वेटर वाला सबसे पास, यहाँ भी इक्वेटर वाला सबसे पास, और यहाँ भी। अब टिल्ट है ऐसे, तो यहाँ पर जब यहाँ पर ऐसे था, ऐसे हो गया 23.5 डिग्री टिल्ट, तो कौन सा पॉइंट सन के सबसे पास आ गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बैठा बंदा सबसे डायरेक्ट सन देखेगा, इक्वेटर वाला थोड़ा कम सन देखेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला सबसे कम सन देखेगा। ये लोकेशन समर सॉलिस्टिस, इसी के कारण गर्मी पड़ रही है। तो ये लोकेशन पे सन एक्चुअली डायरेक्ट हिट यहाँ पर कर रहा है। ये पॉइंट अर्थ का क्लोजेस्ट है सन के, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई कर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, तो ये हम पॉइंट्स दिखा रहे हैं सन की मूवमेंट, तो ये 21 जून रही होगी। उसके बाद इधर चलते हैं, ये क्या है, 21 सितंबर, ये वाला पॉइंट है, पोजीशन है। सन यहाँ पर है, कौन सा पॉइंट अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट है? इक्वेटर वाला। यहाँ पर क्या था, इक्वेटर वाला क्लोजेस्ट होता अगर टिल्ट ना होती, पर अब टिल्ट है तो ऐसे हो गया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नियरेस्ट आ गया। जब हम इधर गए तो सन यहाँ पर है, इक्वेटर नियरेस्ट आ गया। ये कौन सी पोजीशन है? इक्विनॉक्स, इक्वल डे इक्वल नाइट, हर एक को हाफ हाफ काटने वाली। तो कौन से टाइम है ये? 21 सितंबर। यहाँ पर हम ऑटम की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 21 सितंबर, ये वाली। इसमें क्या है, सन क्लोजेस्ट कहाँ पर है अर्थ के? इक्वेटर के किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट के टू बी स्पेसिफिक, और ऐसे ऐसे घूम रही है तो पूरी इक्वेटर पे। ये है विंटर सॉलिस्टिस, इसमें कौन सा पॉइंट होगा सबसे क्लोजेस्ट? ये है ये लोकेशन। इसमें जो सन के क्लोजेस्ट होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा पॉइंट। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ये जो पॉइंट है अर्थ पे जो कि क्लोजेस्ट है, अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 22 दिसंबर। फिर वापस आते हैं, इस पॉइंट पे कौन सा होगा? ये वाली पोजीशन है। यहाँ पर सन है तो इक्वेटर वाला। यहाँ पर क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला क्लोजेस्ट। यहाँ पर फिर से इक्वेटर वाला क्लोजेस्ट, तो फिर से इक्वेटर वाला क्लोजेस्ट। कौन सा पोजीशन है ये? 21 मार्च। ये होती है एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अब इसी को आप आगे बना सकते हो, ये 21 जून हो जाएगा, ये फिर से 21 सितंबर हो जाएगा, ये फिर से ऐसे 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 ऐसे। ये क्या दिखा रहे हैं हम? अर्थ की 23.5 डिग्री टिल्ट के कारण, अगर टिल्ट ना होती, यहाँ भी क्लोजेस्ट पॉइंट इक्वेटर, यहाँ भी क्लोजेस्ट पॉइंट इक्वेटर, यहाँ भी क्लोजेस्ट इक्वेटर, यहाँ भी क्लोजेस्ट इक्वेटर, तो कुछ ऐसे बनता। अब टिल्ट है ही नहीं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वैसे तो हम बना सकते हैं कि 23.5 डिग्री पे हमने लैटिट्यूड बना दिया, पर क्यों बनाया? 23.5 डिग्री टिल्ट है ही नहीं,
तो ये 2 स्पेसिफिक लैटिट्यूड आए कहाँ से? ये आए इसी से कि 23.5 डिग्री टिल्ट है, तो बस इक्वेटर ही रहता। तो चाहे जो मर्जी डेट हो आपकी, सारे टाइम सन इक्वेटर पे ही रहेगा। और सन कैसा मूव करता नजर आएगा? ऐसा। अब कैसा नजर आएगा? ऐसा। कैसे देखते हैं। ये पोजीशन है, कौन सी है ये पोजीशन? 21 मार्च, ये वाली। यहाँ पर सन सबसे पास था इक्वेटर के, उसके जस्ट बाद इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर सन पास आएगा, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर, उसके जस्ट बाद थोड़ा सा और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास आ जाएगा 21 जून वाला दिन। यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करने पे नीचे वाला पोजीशन पे कहीं पे पास में आएगा, नीचे और यहाँ पर इक्वेटर पे फिर से 21 सितंबर। यहाँ पर इक्वेटर के पास था और यहाँ पर कहाँ पर आएगा? कैप्रिकॉर्न के पास। तो इक्वेटर से यहाँ से कैप्रिकॉर्न तक जा रहा होगा। तो इस पोजीशन के थोड़ी सी टाइम बाद कौन सा पॉइंट आएगा सन के क्लोजेस्ट? सन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर थी तो सन यहाँ पर था, सन को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर था सन, ये अर्थ है, तो अर्थ अब आगे आगे जा रही है, तो क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? अर्थ तो ऐसी है ना, ये टिल्ट की डायरेक्शन वही है, सन को फिक्स कर रखा है। यहाँ पर अर्थ का क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? यहाँ से जब आप हिट करोगे तो वो यहाँ कहीं पर बनेगा। इसी तरह यहाँ से सन फिक्स करो, यहाँ पर अर्थ रखो, यहाँ पर कौन सा बनेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला। वर्टिकल एक प्लेन बनाओ जो अर्थ को जस्ट टच करे। इसी तरह यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर बनाओ। यहाँ पर वो इक्वेटर को टच करेगा, यहाँ पर वो यहाँ कहीं पे टच करेगा, यहाँ पर वो यहाँ कहीं पे टच करेगा, यहाँ पर वो यहाँ कहीं पे टच करेगा, यहाँ पर वो कैप्रिकॉर्न पे टच करेगा। तो ऐसे कुछ जाता हुआ लगेगा। यहाँ के बाद क्या होगा? यहाँ पर कैप्रिकॉर्न पे टच कर रहा था क्लोजेस्ट, यहाँ पर एक प्लेन बना लो, वो एक पॉइंट पे टच करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। फिर सन को फिक्स कर रखा है, यहाँ देखते हैं। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फिक्स है, यहाँ पर आ गए। यहाँ से कौन सा पॉइंट क्लोजेस्ट होगा? प्लेन बना लो एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के हल्का ऊपर, यहाँ और हल्का ऊपर, यहाँ और हल्का ऊपर, यहाँ वापस इक्वेटर वाला, यहाँ सन है, वापस इक्वेटर वाला, ये वाला 21 मार्च। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 22 दिसंबर से स्प्रिंग पे जाने वाला 21 मार्च। तो सन जो है ऐसी मूवमेंट करता हुआ लगेगा। ये जो टाइम है 21 मार्च से अगली 21 मार्च, और मोर एक्यूरेटली 21 मार्च से 20 मार्च, इससे जस्ट पहले हमारा साल कंप्लीट हो गया। तो जो सन है अर्थ से देखने के कारण, अर्थ टिल्टेड है और हम अर्थ पे बैठे हैं, तो सारी मूवमेंट हमें सन की लगेगी। सन हमें ऐसा लगेगा कि पहले इक्वेटर पे आया, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आया, फिर इक्वेटर पे गया, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर इक्वेटर को क्रॉस कर रहा है, और ऐसे ऐसे एक साल में कर रहा है। अगर टिल्ट ना होता तो यहाँ हर जगह कहीं भी आप बना लो क्लोजेस्ट पॉइंट इक्वेटर, कहीं भी बना लो क्लोजेस्ट पॉइंट इक्वेटर का ही होता। तो कोई भी दिन बना लो, 21 मार्च या 21 सितंबर या ये 21 जून या 22 दिसंबर ही नहीं, कोई भी पॉइंट बना लो, उस पर हर जगह यहीं पर ही आएगा, तो वो ऐसे मूव करता हुआ नज़र आएगा। ऐसे मूव करने के बाद वो यहाँ आगे नहीं जा रहा है कहीं, अर्थ घूम रही है तो यही सर्कल पूरा हो रहा है, ऐसे ही अर्थ घूम रही है तो यही पीछे भी बनेगा। ये हो गया आपका एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। समझ आ गया? 21 मार्च को हम क्या देख रहे हैं? इक्वल इक्वेटर सबसे पास, तो सन जो है इक्वेटर पे है।
फिर 21 जून पर आए हम, सन यहाँ पर आ गया, इसी कारण नॉर्दर्न में गर्मी बहुत पड़ी। 21 जून को हम बहुत गर्मी देखते हैं इंडिया में। फिर 21 सितंबर को हम पतझड़ देखते हैं, ऑटमनल इक्विनॉक्स। पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि आती हुई सर्दी को बर्दाश्त कर सकें। फिर ये विंटर इक्विनॉक्स 22 दिसंबर। यहाँ पर क्लोजेस्ट पॉइंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला। तो साउथ में गर्मी, साउथ की तरफ चला गया सन। ये क्या है? अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन का डायग्राम है। अपेरेंट का मतलब होता है झूठी। हम अर्थ से देख रहे हैं इसलिए हमें लगता है कि सन ऊपर नीचे हो रहा है, एक्चुअल में अर्थ टिल्टेड है और टिल्टेड होते हुए रोटेट और रिवॉल्व कर रही है। इसी तरह से एक और अपेरेंट मूवमेंट होती है जिसमें हम कहते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इट इज नॉट द सन विच राइजेज, इट इज द अर्थ विच राइजेज एंड सेट्स। अर्थ राइजेज इन द वेस्ट and sets in the east, therefore sun seems to be rising in the east and setting in the west। इसको देखते हैं क्या चीज़ है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप बॉल लेके इमेजिन करो या यहीं से देख लो तो ये समझ आ जाएगा। तो अब एनसीईआरटी ने भी ये बना रखा है अपनी इस बुक में, उसने आपको दिखा रखा है डिटेल में। जैसे उसने ये जो बनाया है, ये उसने कैसे बना दिया, टिल्ट ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और घुमा भी ऐसे ही दिया। हमने ऐसे 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 टिल्ट करी थी और घुमाया ऐसे था। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जैसे मर्जी टिल्ट करो, जैसे मर्जी घुमाओ, आंसर हमेशा सेम आएगा। स्प्रिंग के बाद आएगा समर, समर के बाद ऑटम, ऑटम के बाद विंटर, फिर विंटर के बाद फिर से स्प्रिंग, जो कि आ रहा है। बाकी में भी आ रहा था जो कल मैंने डायग्राम बनाए थे। तो अब इसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ पर हमने बोला ये ऑटमन इक्विनॉक्स है, ये विंटर सोलिस्टिस है, ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, ये समर सोलिस्टिस है। तो अब एनसीईआरटी ने टाइम पीरियड जो है बीच के 3 महीने के, उसके सीज़न भी मेंशन कर रखे हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। ऑटमनल इक्विनॉक्स के बाद सर्दी आने तक इंडिया में हम क्या देखेंगे, पतझड़। तो अब यहाँ पर ये क्या कौन सा होगा सदरन में, ऑटमनल का उल्टा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद क्या होगा, समर। सदरन हेमिस्फेयर टिल्टेड है सन की तरफ, तो सदरन वाले देखेंगे स्प्रिंग। तो इसको कहते हैं, इस टाइम पीरियड को एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, स्प्रिंग इन सदरन हेमिस्फेयर। ऑटम इन नॉर्दर्न, स्प्रिंग इन सदरन। इसी तरह 22 दिसंबर से 21 मार्च तक इंडिया वाले भीषण सर्दी देखते हैं, तो विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये गर्मी देखेंगे भीषण। 22 दिसंबर से 21 मार्च तक ये गर्मी देखते हैं, तो समर इन सदरन। यहाँ पर फिर से विंटर के बाद हम क्या देखेंगे, 21 जून तक, 21 मार्च से 21 जून तक पेड़ों को खिलते हुए देखेंगे, तो ये स्प्रिंग इन नॉर्दर्न। ऑटम इन विंटर, यहाँ पर इक्वल से ये सर्दी में चला गया। सर्दी में जाते टाइम पेड़ पत्ते छोड़ देते हैं ताकि आती हुई सर्दी की तैयारी कर सकें, तो ऑटम इन सदरन। यहाँ पर गर्मी नॉर्दर्न टिल्टेड है सन की तरफ, वहाँ से ये जा रहा है इक्वल, तो 21 जून से 21 सितंबर तक हम इंडिया में भीषण गर्मी देखते हैं, और सदरन वाले क्या देखेंगे, विंटर। तो अगर अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन का डायग्राम आएगा, ये 4 बनाने हैं मेंस में, और आपका काम फिनिश्ड। ये लाइन दिखानी है, वो प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन बनाना है। प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन और अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन और एक्सिस सारे के सारे इक्वेटर को क्रॉस करते हैं और अर्थ के सेंटर के पॉइंट से गुजरते हैं। कैसे, किसी भी पोजीशन पे देख लो, यहाँ पर देख लेते हैं। एक्सिस यहाँ से जाएगी, इस अर्थ का एक सेंटर होगा फुटबॉल के सेंटर में, वहाँ से जाएगी, हाँ जाएगी। इक्वेटोरियल प्लेन वहाँ से जाएगा, हाँ जाएगा। क्या सन का प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन वहाँ से जाएगा, हाँ जाएगा। यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन सेंटर से जाएगा, जाएगा। एक्सिस सेंटर से जाएगी, जाएगी। और ये जो प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन है, क्या ये भी सेंटर से जाएगा, हाँ जाएगा। तो हर तरफ
जब प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन बनाओगे आप, इसमें प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये पोजीशन है ये वाली, और प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन ऐसा बनेगा, तो ये वाला। इसमें प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन कैसा बनेगा, सन यहाँ पर है तो ऐसे, तो सामने से देखने पे ये, यानी कि ये यहाँ पर भी प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन ऐसा बनेगा, और यहाँ पर प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन बनेगा यहाँ से, हमेशा इक्वेटर से गुजारना है। और आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के पॉइंट भी आपस में टच करते हैं, क्योंकि ये टिल्ट थी 23.5, और उसी के कारण हमने ये बनाया था एंटार्क्टिक सर्कल। तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल के पॉइंट पर यहाँ ये टच करते हैं। कैसे, ये है ये पोजीशन, यहाँ पर तो हर चीज़ हाफ हाफ काट रही है, तो आर्कटिक सर्कल भी हाफ में कटेगा, एंटार्क्टिक भी हाफ में कटेगा। यहाँ पर 23.5 टिल्ट के बाद प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन आर्कटिक सर्कल के एक पॉइंट से को टच करेगा, एंटार्क्टिक में भी एक पॉइंट को टच करेगा। क्यों, इस चीज़ को देख लेते हैं ज़रा। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ये है हमारी अर्थ। जब मैं इसको 23.5 डिग्री टिल्ट कर दूंगा, तो ये था, अगर वो टिल्ट ना होता तो इक्वेटर यहाँ पर होता, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न तो बनते ही नहीं, पर बना के देख लेते हैं, क्योंकि अब टिल्ट बाद में हमने इमेजिन करनी है। ये होती, अब अर्थ है टिल्टेड, तो इक्वेटर से तो हमेशा पास ही करेंगे, सेंटर ऑफ अर्थ से हमेशा पास ही करेगी टिल्ट, तो ये कुछ टिल्ट बनेगी। तो जो इक्वेटर बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ ऐसा सा बनेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये रहा, कैप्रिकॉर्न हो गया टिल्ट, तो वो कैसा बनेगा, ऐसा। ये भी हो गया टिल्ट, तो ये कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। ये कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। ये है आपका डायग्राम अर्थ को टिल्ट करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसी तरह से ये पॉइंट इसका और ये पॉइंट इसका। सन यहाँ पर है, ये पोजीशन ये वाली है, सन यहाँ पर है, उस तरफ मैंने टिल्ट कर दिया, वही उसी की तरह सन यहाँ पर है। ये हो जाएगा प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन अब आपका। तो ये जब आप 23.5 डिग्री घुमाओगे उधर, तो वर्टिकल एक्सिस से दूसरी अर्थ बना लेते हैं। दूसरी अर्थ में हम टिल्ट नहीं दिखाते। वर्टिकल एक्सिस से मैंने इक्वेटर बनाया था, उसके बाद मैंने क्या कहा था, 23.5 डिग्री इधर आर्कटिक सर्कल बनेगा, 23.5 डिग्री इधर, इधर ट्रॉपिक से ऊपर 23.5 नीचे ये बनेगा। तो एंटार्क्टिक सर्कल कैसे बनेगा, साउथ पोल से 23.5 डिग्री इधर। तो जब मैं अर्थ को टिल्ट कर दूंगा 23.5 डिग्री, अर्थ को मैं टिल्ट कर दूंगा, तो ये लोकेशन भी कितनी थी, 23.5 डिग्री। ये पोजीशन 66.5 डिग्री नॉर्थ थी एक्चुअली, क्योंकि हम एक्सिस एंगल मेजर करते हैं सेंटर ऑफ अर्थ पे कितना बन रहा। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल से इधर थी। जब मैंने इसको 23.5 डिग्री इधर कर दिया, तो ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा ना, क्योंकि 23.5 डिग्री इधर कोई पॉइंट था, उसको मैं वापस 23.5 डिग्री उधर टिल्ट करके ले गया, तो ये पॉइंट यहाँ पर पहुँचेगा। इस कारण ये
ऐसा बनेगा, प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन इसको जस्ट टच करेगा। इसी तरह से इस पोजीशन से मैंने 23.5 डिग्री इधर एंगल बनाया, 23.5 डिग्री इधर एंगल बनाया। ये पोजीशन एक्चुअली थी, लैटिट्यूड था 66.5 डिग्री साउथ, है ना। तो अब मैंने अर्थ को टिल्ट कर दिया 23.5 डिग्री। अब मैंने अगर यहाँ से 23.5 डिग्री इस पॉइंट को बनाया था और मैं अर्थ को वापस टिल्ट कर दूँ 23.5 डिग्री, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस कारण ये जो पॉइंट है जो यहाँ पर था यहाँ पर आ गया, प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन इसको जस्ट टच करेगा, तो पूरा का पूरा एंटार्क्टिक सर्कल उठ के इधर चला जाएगा, पूरा का पूरा आर्कटिक सर्कल उठ के इधर चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया था, इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया था, और फिर मैंने इसको टिल्ट कर दिया 23.5 डिग्री, टिल्ट कर दिया, तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा इक्वेटर पे। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इक्वेटर के जो एक्चुअल में 0 डिग्री था वहाँ पहुँचेगा। ये इक्वेटर से मैंने नीचे बनाया था 23.5 डिग्री पे, ये 0 डिग्री नॉर्थ साउथ है, दैट इज़ इक्वेटर। ये 23.5 डिग्री साउथ है, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ से मैंने 23.5 डिग्री नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाया था। अब मैंने पूरी अर्थ को शिफ्ट कर दिया 23.5 डिग्री नीचे, तो ये था पहले इक्वेटर, अब बन जाएगा ये इक्वेटर। तो अगर इक्वेटर यहाँ पर था और मैंने 23.5 डिग्री नीचे बनाया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो जब इक्वेटर नीचे शिफ्ट होगा तो ये उसी पॉइंट पे आएगा जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ रहा था, तो ये हो जाएगा इक्वेटर। अब यहाँ पर मैंने 23.5 डिग्री बनाया था और 23.5 डिग्री मैंने और अर्थ को टिल्ट कर दिया, तो ये कहाँ पर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 47 डिग्री साउथ। ये इक्वेटर कहाँ पर आएगा, 23.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ आएगा, 0 डिग्री नॉर्थ साउथ। एक्चुअल में तो ये एंगल जो बनते हैं सेंटर पे बनते हैं, तो ये पॉइंट कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री ही बनाएगा। बट हम मेजर कहाँ से करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन से। इक्वेटोरियल प्लेन ये है, तो ये पॉइंट अभी भी है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ही, ये पॉइंट इक्वेटर का है तो 0 डिग्री नॉर्थ साउथ ही, ये पॉइंट भी है तो 23 डिग्री एंड साउथ 23.5 डिग्री साउथ ही। बट हमें लगेगा कि ये अगर इस अर्थ को मैं इस पे फिक्स कर दूं तो 0 डिग्री पे मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, 23.5 डिग्री साउथ पे ऐसा लगेगा मुझे कि मेरा इक्वेटर आ गया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मेरा 47 डिग्री पे आ गया। एक्चुअल लोकेशन इनकी यही है, क्योंकि लैटिट्यूड को कैसे डिफाइन किया जाता है, लैटिट्यूड मतलब कोई भी पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है। तो ये पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन से 23.5 डिग्री ही तो एंगल बना रहा है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ ही होगा। बट इसको अगर मैं यहाँ पोस्ट कर दूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो अब ये पॉइंट कितना था, 66.5 डिग्री नॉर्थ, मैंने 23.5 डिग्री उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये पॉइंट कितना बन गया, 90 डिग्री नॉर्थ। एक्चुअल में इस पॉइंट की क्या वैल्यू होगी, इक्वेटोरियल प्लेन से इस पॉइंट का एंगल कितना होगा, ये पूरा 90 डिग्री है, ये 23.5 मैंने टिल्ट कर दिया, तो ये एक्चुअल में है तो अभी भी 66.5 डिग्री नॉर्थ ही। ये इक्वेटोरियल प्लेन के 90 डिग्री है, ये एक्सिस है हमारी, इस पे अर्थ घूम रही है, ये प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन है, इस पे सन की लाइट पड़ रही है, इस पे नहीं पड़ रही है। तो ये पॉइंट नॉर्थ पोल इस यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये पॉइंट जो है जो ये वाला था और नीचे चला जाएगा। ये 23.5 डिग्री पहले गया है,
23.5 डिग्री ही और चला जाएगा, क्योंकि मैं 23.5 डिग्री और ले गया इसको, तो ये 47 डिग्री इधर चला गया। 47 डिग्री कहाँ से? यहाँ से। तो यहाँ से जब कोई पॉइंट 23.5 डिग्री जा रहा था तो उसका मेजर आ रहा था 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो इस पॉइंट का मेजर कितना आएगा? 47 डिग्री 90 डिग्री माइनस दिस, क्योंकि ये आ रहा था 23.5 डिग्री शिफ्ट करने पे 90 माइनस 23.5 66.5। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो कितना आएगा? 90 माइनस 47 डिग्री कितना आएगा? 43 डिग्री। एक्चुअल में कितना होगा इस पॉइंट का मेजरमेंट एज कंपेयर टू इक्वेटर? ये भी है 23.5 डिग्री, ये भी है 23.5 डिग्री। तो एक्चुअल में ये पॉइंट कितना एंगल आएगा? इस पॉइंट से ये 90 डिग्री है, ये 23.5, तो बचा हुआ 66.5 डिग्री। तो ऐसा लगेगा मुझे कि ये 43 डिग्री नॉर्थ जो यहाँ पर आता, यहाँ कहीं पर वहाँ पर आ गया, पर ये है अभी भी 66.5 डिग्री पे ही, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन भी तो घूम गया, तो सारे मेजर वही रहेंगे, क्योंकि हमने लैटिट्यूड को डिफाइन ही ऐसे किया था कि कहाँ से आप मेजर ले रहे हो। सेम गोज फॉर दिस वन। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो हमें ऐसा लगेगा कि 90 डिग्री साउथ पे आ गया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का ये पॉइंट, बट एक्चुअल में इसका मेजर क्या होगा? वही 66.5 डिग्री, क्योंकि इस पॉइंट को इक्वेटोरियल प्लेन पे कितना एंगल बना रहा है? ये है पूरा, ये जो है एक्सिस ये बना रहा है 90 डिग्री। ये पॉइंट कितना बना रहा है? ये है 23.5 डिग्री, ये है 90 डिग्री। तो एंगल ये बना रहा है ये वाला, कितना है ये एंगल? 90 माइनस 23.5, तो है ये एक्चुअल में 66.5 डिग्री साउथ ही। ये पॉइंट उसी तरह से 23.5 47, तो एक्चुअल में दिखेगा ऐसे कि 43 डिग्री साउथ है, बट होगा कितना? 66.5 डिग्री साउथ ही। सेम रहेंगे मेजर सारे। लगेगा ऐसा कि इस अर्थ के रिस्पेक्ट में ये हो गया ऐसे कि 90 डिग्री से 43 डिग्री तो आ गया हमारा आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से आ गया? इक्वेटोरियल प्लेन ये था, ये एंगल था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना था? 23.5 डिग्री यहाँ पर, और मैंने इसको कितना ऊपर ले गया? मैं 23.5 डिग्री और ले गया, तो 23.5 ये 47 डिग्री आ गया। ये पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन ही है, 0 डिग्री ही था, बट एक्चुअल में ये था कितना? 23.5 डिग्री। अगर मैं इस अर्थ को यहाँ उठा के पोस्ट कर दूँ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन 23.5 डिग्री की थी, ये हो गया 0 डिग्री, ये इक्वेटर वाली लाइन थी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन थी, तो ये हो गई 23.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। तो मुझे क्या लगेगा कि एक्चुअल में आर्कटिक सर्कल आ गया 90। तो अब सारे पॉइंट मैं बना दूं अगर, तो कुछ ऐसे बनेंगे कि नॉर्थ पोल था कितना? नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल। कितना था नॉर्थ पोल? 90 डिग्री नॉर्थ। ये कितना था आर्कटिक सर्कल? 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये कितना था? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये कितना था? 0 डिग्री नॉर्थ साउथ। ये कितना था? 23.5 डिग्री साउथ। ये 66.5 डिग्री साउथ। ये 90 डिग्री साउथ। अब आएंगे कितने इसके मेजर? नॉर्थ पोल का कितना आएगा? यहाँ पर चला गया, ये कितना पॉइंट है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री से 23.5 घुमा दिया, पर मेजर हम लेते हैं अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस इक्वेटोरियल प्लेन के रिस्पेक्ट में नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा। ये एंगल कितना है? आर्कटिक सर्कल पे लाई कर रहा 66.5 डिग्री नॉर्थ। आर्कटिक सर्कल कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ चला गया,
तो 90 से 43 डिग्री। ये बस मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूँ, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं इस पोजीशन पे अर्थ बनाई थी, ये वाली ऐसे टिल्ट करने वाली, तो क्यों प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन आर्कटिक सर्कल को 2 पॉइंट पे, आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल को, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा था। 23.5 डिग्री हमने इधर बनाया था, 23.5 ही हमने अर्थ को घुमा दिया, तो उसी पे वो लाई करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना हो जाएगा? ऐसा लगेगा कि 47 से 0 डिग्री है। मतलब एक साइड 47 डिग्री, यहाँ से 47, एक साइड यहाँ से 0 डिग्री, तो जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, इक्वेटर कितना लगेगा? इक्वेटर लगेगा 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितना होगा? 0 डिग्री से 47 डिग्री साउथ। 0 डिग्री के साथ तो फ़र्क ही नहीं पता है नॉर्थ साउथ लिखो या ना लिखो, बस अगर लिख दिया तो गारंटी हो जाएगी कि लैटिट्यूड की बात कर रहे हो, क्योंकि 0 डिग्री तो लॉन्गिट्यूड भी होता है, प्राइम मेरिडियन। एंटार्क्टिक सर्कल ये टिल्ट हो गया यूं। एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ से कहाँ पहुँच गया? 43 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ। साउथ पोल कहाँ पहुँच गया? साउथ पोल यहाँ 66.5 डिग्री साउथ। 43 और 90 के बीच में देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। 90 + 43 डिवाइडेड बाई 2, 9 4 13, 133/2, 2 6 12, एक बच गया 13, 2 6 12, 66.5 डिग्री। तो ये बीच का पॉइंट 66.5 डिग्री आ रहा है। हमारी सारी कैलकुलेशन सही है। दिस इज़ CSAT। ये अगर 2 लाइन है तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा? 43 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ का 66.5 डिग्री साउथ। ये हो गया आपका कंप्लीट टिल्ट। यहाँ पर तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन हर जगह हाफ हाफ ही काट रहा था। यहाँ पर ये डायग्राम फिर से बनेगा। हमने अब टिल्ट दिखाई थी ऐसे, और ये लोकेशन थी सन की इधर। अब हम सन की टिल्ट दिखाएंगे, सन दिखाएंगे इधर इस पोजीशन में। तो आर्कटिक सर्कल कितना आएगा? 90 डिग्री से 47 डिग्री आएगा। सब मेजर सेम ही, बस वो इल्यूमिनेशन इधर की हो जाएगी और इधर की। ये एग्जैक्टली सेम मेजर्स यहाँ पर आपके आएंगे। कैसे? नॉर्थ पोल 90 डिग्री आ रहा था, यहाँ पर यूं शिफ्ट हो गया, 23.5 डिग्री की शिफ्ट है ये, तो 90 डिग्री का मेजर क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे बनता है, 23.5 डिग्री टिल्ट हो गया, तो ये 66.5 डिग्री वाला पॉइंट चला जाएगा -23.5 डिग्री पे। 66 में से 23.5 डिग्री माइनस करोगे 43 डिग्री आएगा, और 66 में 23.5 ऐड करोगे 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री से 90 डिग्री सबसे ऊपर से 43 डिग्री तक आपका आर्कटिक सर्कल बनेगा, और इसी तरह से सारे आपके ये बनेंगे। दिस कंप्लीट्स एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। चलिए NCERT पे वापस चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो बार बार समझने की थोड़ी बहुत कोशिश कीजिए। अगर ये समझ में नहीं आया, ये और ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। और जो एपरेंट मूवमेंट का मैंने ऐसे ऐसे करके सन की मूवमेंट बनाई थी वो समझ में आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताया कि क्यों वो प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन सन को, जो अर्थ को आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल पे, इन 2 लोकेशंस पे अर्थ की एक पॉइंट पे टच कर रहा था, क्योंकि हमने 23.5 डिग्री इधर उधर बनाया था वो, और 23.5 डिग्री ही हमने टिल्ट भी करवा दिया, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो चलिए
नेक्स्ट टॉपिक पे चले। एनसीईआरटी आगे क्या कहती है? एनसीईआरटी आगे कहती है समर सीज़न, विंटर सीज़न, 21 मार्च, 23 सितंबर। वो जो मैंने दिन आपको बताए थे ना, वो कुछ ऐसे बताए थे, 21 जून, और उसके बाद मैंने बताया था, उसके बाद आता है सितंबर, तो मैंने 21 या 22 जून बता दिया था। उसके बाद आता है दिसंबर, वो था 22 दिसंबर, और उसके बाद बताया था मार्च, वो था 21 मार्च। तो ये 3 तो सही हैं। सितंबर का दिन होता है एक्चुअली 23 सितंबर। तो बस जहाँ पे भी मैंने 21 या 22 सितंबर लिखा था, आपको जनरल स्टडीज़ के पेपर में 23 सितंबर लिख कर आना है, ये वो दिन होता है। ऑब्वियसली लीप ईयर होगा तो एक एक दिन ये आगे बढ़ जाएंगे, 22 जून, 24 सितंबर, 23 दिसंबर और 22 मार्च। लीप ईयर का मैंने आपको बताया था, 4 का मल्टीपल हो तो लीप ईयर होता है, 100 का हो तो नहीं होता है, लेकिन अगर 400 का हो तो होता है। तो 1984, 88 ये लीप ईयर होंगे। 1700, 1800 लीप ईयर नहीं होगा। ये होता है, ये नहीं होता, ये फिर से होता है। तो 1600 होगा और 2000 भी होगा। रिमेंबर दिस, सी सेट। अब नेक्स्ट है चैप्टर रेल्म्स ऑफ द अर्थ। रेल्म क्या होता है? रेल्म मतलब एक सब्सटेंशियल सा एरिया जो सेम सा हो। तो रेल्म ऑफ अर्थ, रेल्म, रेल्म्स ऑफ द अर्थ, ये कितने हैं? 4 हैं एक्चुअल में ये। पहला है लिथोस्फीयर, फिर है वाटर वाला हाइड्रोस्फीयर, फिर है हवा वाला एटमॉस्फेयर, और एक चौथा आता है जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पर ये तीनों मिलते हैं और यहीं पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो ये हो गए आपके रेल्म्स ऑफ द अर्थ। बायो मीन्स लाइफ, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। नाउ आगे क्या कह रहा है ये? नैरो जोन वेयर ऑल these 3 domains come in contact is called biosphere. लार्ज लैंड मासेस, लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है? लिथो मीन्स लैंड और रॉक और स्टोन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हिस्ट्री में आएगा पैलियोलिथिक, लिथिक मीन्स स्टोन। मीजोलिथिक, पैलियो मीन्स ओल्ड, मीजो मीन्स मिडल, नियो मीन्स न्यू। सो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज, मीजोलिथिक, मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। तो लिथ का मतलब होता है लैंड या स्टोन, तो लिथोस्फीयर मतलब लैंड वाला स्फीयर। लिथोस्फीयर में 2 पार्ट हैं, लैंड, एक है कॉन्टिनेंट्स, और दूसरा पार्ट क्या कह सकते हो आप? ओशंस। वो एक्चुअल में यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोस्फीयर में। ओशन में क्या होता है? लिथोस्फीयर में आ जाएगा आपके कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, क्योंकि अब ओशन है तो पानी, पर उसके नीचे अल्टीमेटली क्या है? लैंड ही तो है, तो वो इसका भी पार्ट है। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है मीन सी लेवल, AMSL लिखते हैं किसी भी हाइट को, अबव मीन सी लेवल। सी लेवल कहीं पे भी सेम सा नहीं है, अर्थ घूम भी रही है, सन की भी अट्रैक्शन है, मून की भी है, तो हम देखेंगे टाइड्स वगैरह भी आती हैं, हर जगह सी लेवल डिफरेंट होता है। तो अगर आप हर जगह का सी लेवल माप के, जैसे मान लो एक जगह आ गया 100, एक जगह आ गया -100, एक जगह आ गया 10, एक जगह आ गया -10, तो आप क्या करोगे?
इन सब का सम कर दोगे और उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, मीन सी लेवल। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 0 डिवाइडेड बाई 4 0, तो 0 मीटर पे मीन सी लेवल है फॉर एग्जांपल। इस तरह से कैलकुलेट होता है। इसका रेलिवेंस क्या है, कोई भी हाइट या डेप्थ इसी से मापी जाती है। एवरेस्ट कितनी ऊपर है, 8848 पॉइंट। अब ना इसकी हाइट बढ़ गई है माउंट एवरेस्ट की, अभी नया मेजरमेंट हुआ था तो शायद 8848.36 मीटर हो गई है या शायद 0.86 मीटर हो गई है। 8848.86 मीटर, 0.36 मीटर का क्या है, क्या मतलब है, 36 सेंटीमीटर बढ़ गई है या 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। इन दोनों में से एक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद 36 है, देख लेंगे। तो ये जो हाइट है ये कहाँ से मापी जाती है, अबव मीन सी लेवल। तो हाइट आपकी दो तरीके से बढ़ सकती है, या तो हाइट एक्चुअल में बढ़ जाए या मीन सी लेवल नीचे चला जाए। हाइट आपकी दो तरीके से घट सकती है, या तो हाइट घट जाए या मीन सी लेवल ऊपर आ जाए। अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, सारा पानी और आइस कैप्स पिघल रही हैं, तो पिघल पिघल के सी में जा रहा है, तो जनरली मीन सी लेवल बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी हाइट बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी, मीन सी लेवल थोड़ा सा बढ़ा होगा, ओवरऑल कुछ गेन आ गया। तो ये होता है मीन सी लेवल। अब कॉन्टिनेंट्स में देख लेते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स है। लार्जेस्ट कौन सा है, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद एंटार्क्टिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड और कॉन्टिनेंट में फ़र्क यही होता है कि अगर वो तो छोटा सा हो तो आइलैंड बोल देते हैं, बहुत बड़ा हो, अब अफ्रीका भी है तो एक आइलैंड ही, बहुत बड़ा है तो वो कॉन्टिनेंट हो गया। है तो हर एक कोई आइलैंड ही। नॉर्थ अमेरिका भी एक आइलैंड ही है इस धरती पे। फॉर एग्जांपल ये रहा, तो ये क्या है, ये आइलैंड ही तो है, बट यहाँ पर क्या है, और छोटे छोटे आइलैंड भी हैं बीच बीच में। ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे आइलैंड है। तो जो छोटा हो जाता है उसको आइलैंड बोल देते हैं, बड़ा सा हो जाता है वो कॉन्टिनेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया बीच सी का है तो इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। आगे चलते हैं। इन कॉन्टिनेंट्स पे होता क्या है, माउंटेन, प्लेटू वगैरह। माउंटेन क्या होता है, एक ऐसा लैंड फॉर्म जो सराउंडिंग हाइट से बहुत ऊपर जाए। प्लेटू क्या होता है, सराउंडिंग हाइट से ऊपर जाए पर ऊपर से वो लेवल हो। प्लेटू इज दिस, माउंटेन इज दिस। तो प्लेटू क्या होगा, सराउंडिंग से तो अचानक से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वो फ्लैट लैंड होगी, फिर से कहीं ना कहीं नीचे आएगा। माउंटेन ऊपर ही जाता रहेगा या नीचे ही आता रहेगा। फिर है हाइड्रोस्फीयर। वाटर जो है हाइड्रोस्फीयर कितने परसेंट है अर्थ का, अर्थ का 71% वाटर है, 29% लैंड है। इस हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो ओशन आएगी, हाइड्रोस्फीयर में भी आएगी वो। लिथोस्फीयर में इसलिए आएगी क्योंकि लैंड जनरली उसके नीचे है, तो ओशियानिक लैंड जो है वो लिथोस्फीयर में आएगी, ओशन हाइड्रोस्फीयर में आएगी। कौन कौन सी हैं 4 ओशंस, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ी, उससे छोटी अटलांटिक ओशन, उससे छोटी इंडियन ओशन, उससे छोटी सबसे छोटी यानी कि आर्कटिक ओशन। देयर इज नो सच थिंग एज एंटार्क्टिक ओशन। ये है 4। फॉर एग्जांपल ये जो है तो इसमें ये है पैसिफिक ओशन, और ये मैप पीछे से ज्वाइन होगा तो ये भी पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, ये इंडियन ओशन, और ये हो गई आर्कटिक ओशन ऊपर। और एक ये जो एंटार्क्टिक के आसपास है, क्योंकि अब इस मैप को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये सारा हिस्सा आपस में ज्वाइन हो जाएगा, ये इससे ज्वाइन होगा ऐसे करके,
तो इसको बोल देते हैं सदर्न ओशन, फिफ्थ ओशन। बस इसको भूल ही जाओ, मेन 4 ही हैं। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ी, ये इतनी बड़ी है कि सारी लैंड इसके अंदर आ जाएगी। 29% लैंड है, 71% वाटर है। तो 71% का नहीं बल्कि एक्चुअल का कम से कम 29% पैसिफिक ओशन होगी, क्योंकि 29% लैंड है तो 29% पैसिफिक ओशन होगी। अगर ये फैक्ट सही है, जो कि एक फैक्ट है कि पैसिफिक ओशन इतनी बड़ी है कि सारी लैंड इसमें समा सकती है, तो मिनिमम 29% होगी। तो मतलब ये 30% अर्थ का होगी, 1/3 अर्थ का पैसिफिक ओशन ही है। आगे चलते हैं। पैसिफिक ओशन जो है नॉर्थ साउथ दोनों को टच करती है। अटलांटिक ओशन नॉर्थ साउथ दोनों को टच करती है। इंडियन ओशन एक ऐसी अकेली ओशन है। आर्कटिक ओशन साउथ को नहीं टच करती, इंडियन ओशन नॉर्थ को नहीं टच करती। तो यानी कि इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन आपस में कभी नहीं मिलते। और अगर सदर्न ओशन को भी आप कंसिडर कर लो तो सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन कभी नहीं मिलते। इंडियन ओशन और सदर्न ओशन यहाँ पर मिलते हैं। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है। एक चीज़ होती है ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है सबसे नीचे वाली जगह अर्थ की, वो ओशंस के नीचे मिलती है। जैसे पैसिफिक ओशन है, इसकी एवरेज डेप्थ है 4 किलोमीटर। तो आप पैसिफिक ओशन में कहीं भी नीचे जाओगे तो 4 किलोमीटर नीचे आपको लैंड मिलेगी, 4 किलोमीटर तक पानी मिलेगा सिर्फ। तो ये जो पैसिफिक ओशन है ये डीपेस्ट भी है। इसकी 4 किलोमीटर डीपेस्ट एवरेज है, इनकी कम आएगी। इस तरह से है। यहाँ पर लैंड है एंटार्क्टिक। आर्कटिक में कोई लैंड नहीं है। जब ओशन यहाँ पर फ्रीज हो जाती है तो एक बहुत बड़ा लैंड मास, आइस का मास बनता है, वो लैंड की तरह दिखता है। गर्मी होने पे ये पिघल जाता है और यहाँ फिर से सिर्फ पानी ही होता है। अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है बहुत ज़्यादा इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया का ये साउथ पोर्शन है, ये इंडियन ओशन को टच करता है। यहाँ बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरेबियन सी है, अरब सागर। यहाँ पर क्या है, या तो ये कोस्ट लाइन सीधी हो सकती थी या कैसी हो सकती थी, इंडेंटेड। इसको कहते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन। इंडेंटेड। इंडेंटेड कोस्ट लाइन से क्या होता है, कोस्ट लाइन की लेंथ कैसे मेजर करते हैं। अगर तो सीधी होती तो ये मेजर कर लिया, अगर ऐसे ऐसे है तो ये मेजरमेंट कैसी आएगी, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस 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 दिस। तो ये सीधी तो आती है, अगर लेट से ये 5 सेंटीमीटर, अब कितनी आ जाएगी ये, शायद 15-20 सेंटीमीटर। तो कोस्ट लाइन की लेंथ बढ़ गई अगर इंडेंटेड हुई, क्योंकि कोस्ट लाइन की लेंथ क्या होगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस दिस दिस, ये 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर हो जाएगा जब आप इसको खोलोगे। ये सीधी होती तो 5 सेंटीमीटर होती। तो ये इंडियन ओशन की जो इंडिया जो है, अगर इंडेंटेड कोस्ट लाइन वाला होता तो कुछ ऐसा दिखता। तो इंडिया में भी थोड़ा बहुत इंडेंटेड है। जो अटलांटिक ओशन की सारी है ना, वो इंडेंटेड है काफ़ी। तो इंडेंटेड होने से क्या होता है, यहाँ पर पोर्ट्स बहुत बन सकते हैं। क्यों, सीधी होती, जैसे इंडिया मान लो ऐसा है, मान लेते हैं इंडिया में सीधी है, फिर मानेंगे कि इंडेंटेड है। अगर सीधी होती तो क्या होता, कहीं से भी कोई वेव आ रही है हर जगह टकराती, यहाँ से आ रही है यहाँ टकराती। अगर इंडेंटेड है, बड़ा करके दिखा देते हैं, तो ये वाली वेव यहाँ टकरा के रुक जाती, और अगर मेरी शिप यहाँ खड़ी होती तो मेरी शिप को कोई नुकसान ना होता। अगर इधर से वेव आ रही है और मेरी शिप यहाँ खड़ी है, समुद्री जहाज मेरा, और वेव यहाँ टकरा के रुक जाती, मेरा जहाज सेफ रहता। तो इंडेंटेड कोस्ट लाइन पे आपके जहाज सेफ रहते हैं। सीधी कोस्ट लाइन पे कहीं से भी वेव आके टकरा सकती है आपके जहाज से, तो वहाँ पर पोर्ट बनाना एडवाइजेबल नहीं है।
तो पोर्ट जनरली वहीं बनते हैं जहाँ पर जहाज खड़े खड़े सेफ रहे, तो इंडेंटेड कोस्ट लाइन पर पोर्ट बनते हैं। तो अगर इंडेंटेड होगी कोस्ट लाइन तो बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत सारे पोर्ट्स बनेंगे। तो ये जो अटलांटिक ओशन है इस पे बहुत सारे पोर्ट्स बनते हैं। अगर इसको बड़ा करके मैं आपको दिखाऊं तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये अटलांटिक ओशन है, तो ये है हमारी इंडेंटेड सी कोस्ट लाइन। तो यहाँ पर हम बाद में पढ़ेंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड नाम के 3 देश हैं। तो जो नॉर्वे की लैंड है वो इस दुनिया की सबसे इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, उसको बोलते हैं फियोर्डेड कोस्ट, क्योंकि यहाँ पर फियोर्ड बनते हैं, जिसको FJORD भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फियोर्डेड सी कोस्ट, प्रोनाउंस किया जाता है इसको फ्योर्ड। तो फियोर्डेड कोस्ट होती है कहाँ की? नॉर्वे की। हम देखेंगे वो कैसे बनती है। जब आइस एज थी तो यहाँ ग्लेशियर था, तो ग्लेशियर जब पिघला तो वो सीधा का सीधा समुद्र में चला गया, क्योंकि नॉर्वे समुद्र के साथ लगता है। तो जब वो ग्लेशियर जो होता है बहुत ज़्यादा इरोजन करता है, तीखा पावरफुल इरोजन करता है, तो वो जब वहाँ गया अंदर तो यहाँ पर वो फियोर्डेड कोस्ट छोड़ गया। ये हम आगे चल के देखेंगे, ये सारा कुछ हमारे सिलेबस में है। आर्कटिक ओशन लाइज विद इन द आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक सर्कल बन रहा था, उसके अंदर की लैंड ओशन को आर्कटिक ओशन बोल देंगे, और जस्ट नीचे हो जाएंगी या तो पैसिफिक ओशन या अटलांटिक ओशन। इंडियन ओशन तो टच ही नहीं करती आर्कटिक सर्कल के आसपास। फॉर एग्जांपल दिस वन, तो 66.5 डिग्री यहाँ तक जाएगा, तो ये हो गई आर्कटिक, ये अटलांटिक, ये आर्कटिक, ये पैसिफिक, इस तरह से। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आ रहा है सेकंड यूनिट अफ्रीका। ये बुक जो है 6th, 7th, 8th की लैंड्स एंड पीपल ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6th, ये कुछ इस हिसाब से है कि शुरू का चैप्टर तो दिखाता है अर्थ इन जनरल, फिर है जैसे कुछ एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये 4 हम देखेंगे। उसके बाद जो 7th क्लास की होगी वो भी कुछ ऐसी सी ही है। वो शुरू में क्या दिखाएगी आपको, इस धरती के बारे में कुछ जनरल सा लेगी, एटमॉस्फेयर ले लिया, हाइड्रोस्फेयर ले लिया, इसको डिटेल में देखेंगे। फिर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप ले लिया इसने। इसी तरह से लैंड्स एंड पीपल्स पार्ट 3 क्लास 8th ने क्या लिया उसको भी देख लेते हैं। इसने अपने में लिया अर्थ एंड इट्स लैंड फॉर्म्स, इनसाइड द अर्थ लैंड फॉर्म, ये सब। फिर है एशिया, फिर स्पेसिफिकली इसने ले लिया इंडिया, क्योंकि ये इंडिया की बुक है। तो इंडिया से पहले तक आए अर्थ के बारे में कुछ कुछ और कॉन्टिनेंट्स पिछले वालों में भी, इसमें स्पेसिफिक इंडिया भी आ गया। तो ये है इसमें। तो इस तरह से अब 6th वाली में ही आगे बढ़ेंगे हम। अफ्रीका से शुरू करते हैं। हमको हर एक कॉन्टिनेंट का थोड़ा बहुत पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट भी तो इम्पॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में है। तो चलिए अब हम कॉन्टिनेंट्स को देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले अफ्रीका को देखेंगे, इसमें 3 और है, टोटल 4, और फिर हमारी ये 6th क्लास की NCERT फिनिश्ड। लेट्स सी। अफ्रीका का जो मैप है कुछ ऐसा सा बनता है। आपको ये मैप बनाना आना चाहिए, जैसे मैंने बनाया है। जो ओरिजिनल में मैप होता है अफ्रीका का वो कुछ ऐसा सा ही बनता है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बनेगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन मतलब कैसे यूरोपियन कंट्रीज़ ने, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, यूके ने, यहाँ पर इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई। कॉलोनाइजेशन, कॉलोनीज़ बनाई। डीकॉलोनाइजेशन कैसे इन्होंने
कॉलोनीज बन होने से छुटकारा पाया, इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी। तो चलिए अफ्रीका के इस मैप को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले ये देखो, इसने कंट्री शो कर रखे हैं। आप वर्ल्ड मैप आई होप आपने सामने लगा लिया होगा दीवार के, तो उसको देखते हैं। यहाँ है इजिप्ट, फिर लिबिया, फिर अल्जीरिया, लिबिया और अल्जीरिया के बीच में छोटा सा ट्यूनीशिया, फिर है यहाँ मोरक्को यहाँ पर, फिर मॉरिटानिया। बड़े बड़े देश ही देखेंगे बस। तो माली, नाइजर, चैड, उसके बाद सूडान, साउथ सूडान। इसने बस सूडान ही दिखाया है। सूडान अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सूडान और साउथ सूडान। फिर इथियोपिया, सोमालिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया, मलावी। मलावी का नाम चेंज हो गया है, नया नाम शायद अब इसका याद नहीं आ रहा मुझे। मोज़ाम्बिक, यहाँ पर एक आइलैंड है मेडागास्कर। ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं, और इसने लगभग 60% अपने फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर लिए हैं। तो वो प्लांट और एनिमल कुछ एक तो हमें पता थे और एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कुछ एक पता भी नहीं थे और एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो इसकी जो कंजर्वेशन है बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि यूनिक स्पीसीज़ एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे। और ये वर्ल्ड के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से एक है। इतनी ज़्यादा यूनिक स्पीसीज़ यहाँ एग्जिस्ट करती है जो और कहीं नहीं मिलती। मेडागास्कर है इस आइलैंड का नाम। फिर है साउथ अफ्रीका, नमीबिया। ये नमीबिया जो नाम है नमिब डेजर्ट पे पड़ा है, यहाँ पर नमिब डेजर्ट है। फिर है बोट्सवाना, यहाँ पर कालाहार्डी डेजर्ट है। ये सारा सहारा डेजर्ट है, अभी सारा कुछ आगे आएगा। यहाँ मोज़ाम्बिक और यहाँ पर अंगोला। यहाँ पर था अल्जीरिया, यहाँ पर है अंगोला। ये सारा कुछ आपको याद रखना है। आज फर्स्ट क्लास है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, पर अपने सामने वर्ल्ड मैप वगैरह दीवार पे लगा के रखो जहाँ आप पढ़ते हो। ये बार बार आपको देखने हैं और ये आपको याद हो जाने चाहिए। फिर है कोंगो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। फिर है कैमरून्स, यहाँ नाइजीरिया, यहाँ घाना जहाँ पर चॉकलेट जिसकी फेमस है। फिर है टोगो, बेनिन, फिर आइवरी कोस्ट, और इस तरह से ये लगभग पूरा हो जाता है। ये है हमारा अफ्रीका। यहाँ पर है एक छोटा सा दजीबूती। ये इंडिया चाइना रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने यहाँ पे एक नेवल बेस बना लिया है, जिबूती के साथ समझौता करके एक नेवल बेस बना लिया है, और इंडिया को घेरने की कोशिश में ये एक रोल निभाता है नेवल बेस। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशन में ये नेवल बेस लिखा जा सकता है। यहाँ पर है एक छोटा सा, और ऑब्वियसली नेवल बेस है तो वो ओशन को टच करता होगा। यहाँ पर है एक्चुअली जो लैंड है वो कुछ इस हिसाब से बनती है। ये है अरेबियन पेनिनसुला, सऊदी अरेबिया, यमन और ओमान। यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया। और ये है रेड सी। तो चलिए अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं ये क्या क्या कह रहा है। 20% ऑफ लैंड अफ्रीका है। ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नहीं है, लार्जेस्ट एशिया था, उसके बाद कौन सा था, अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद सबसे नीचे वाला एंटार्क्टिका, उसके बाद यूरोप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ये 3 आप याद रख लोगे, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है इसलिए सबसे नीचे आएगा, उसके ऊपर जस्ट यूरोप सबसे बड़ा, उससे बड़ा है, फिर एंटार्क्टिका बड़ा है सबसे नीचे वाला। एशिया अफ्रीका भी आपको याद रहेगा, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऊपर नीचे आता है। इसी से मैंने याद किया, इसी से आप भी याद कर सकते हो। तो अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट है, 20% लैंड ऑक्यूपाई करता है। बट इसकी जो पॉपुलेशन है, अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट है, इंडिया हमारा देश एक कंट्री है, 125 करोड़ लोग हैं। इसकी पॉपुलेशन हमारी 3/5 है, लगभग 75 से 80 करोड़ पूरे कॉन्टिनेंट की, जिसमें 55 देश आते हैं। इंडिया कल्ला देश है और 125 करोड़ पॉपुलेशन है। अफ्रीका इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेटू।
प्लेटूज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये हर जगह उठा हुआ है और फिर ऊपर से फ्लैट है। और इट इज़ अ लैंड ऑफ ट्रॉपिक्स। क्यों? मैंने आपको बताया था इक्वेटर बीच से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे से जाता है। तो ये मोस्ट ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट है। एशिया ऊपर है, नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, साउथ अमेरिका नीचे है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, एंटार्क्टिका बिल्कुल ही नीचे है। तो दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करने वाला इसका सबसे बड़ा पोर्शन होता है। तो अफ्रीका इज़ द मोस्ट ट्रॉपिकल ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स। बाकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स वगैरह लिखी हैं, मिलेट, व्हीट एंड कसावा। कसावा एक फ्रूट होता है जो कच्चा खाया जा सकता है। कॉन्गो जो है ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है यहाँ पर, क्योंकि इक्वेटर यहाँ से पास करता है। हम डिटेल में देखेंगे क्लाइमेट जब हम एटमॉस्फेयर वगैरह देखेंगे। तो ये है सारा सहारा डेजर्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसके बीच में से गुजरता है। यहाँ पर है इजिप्ट, और इजिप्ट जो है मेनली सहारा डेजर्ट में लाई करता है। यहाँ पर एक लेक है, लेक विक्टोरिया, वहाँ से रिवर नाइल निकलती है और इजिप्ट में होके रेड सी में ड्रेन करती है। नॉट रेड सी, रेड सी तो ये वाली होगी, इजिप्ट के ऊपर होगी मेडिटरेनियन सी। मेडिटरेनियन सी में ड्रेन करती है, यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है वो। तो हम सब देखेंगे डेल्टा क्या होता है ये सब। रिवर नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसकी दो पार्ट्स हैं, वाइट नाइल और ब्लू नाइल, ये इसके कलर पे दिया गया है। तो दो जगह से ये ओरिजिनेट होती है और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अफ्रीका में है। नीचे से ओरिजिनेट होती है इक्वेटर के और ऊपर जाती है मेडिटरेनियन सी की तरफ। आपको ये सारा कुछ अपने वर्ल्ड मैप में, एटलस में अच्छे से देखना है। बाकी यहाँ जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर एक पॉलिसी थी, ये ब्रिटिशर्स के अंडर था कॉलोनाइजेशन के टाइम में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद ये साउथ अफ्रीका 1899 और 1900 में एक बोअर वॉर्स हुए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री में सारा आएगा। बोअर वॉर्स में, बोअर क्या होता है? बोअर बोलते हैं डच फार्मर को, जो नीदरलैंड्स है उसको, वहाँ के लोगों को बोलते हैं डच। डैनिश कहाँ को लोगों को बोलते हैं? डेनमार्क वालों को। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो बोअर वॉर्स थे 1899 टू 1900 में लड़े गए थे। पहले डच यहाँ आके बसे थे, फिर इंग्लिश भी आ गए थे यहाँ पर, यानी कि यूके के लोग। तो इंग्लिश वर्सेस डच फार्मर्स में जो फाइट हुई थी, जिनको बोअर्स वॉर बोलते हैं, उसमें ये हार गए थे। तो ये 3 जगह पे चले गए थे, छोटी छोटी, ट्रांसवाल, ऑरेंज एंड नेटल। ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट और नेटल, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, बाद में आएगा सारा। तो ये चले गए थे। बाकी साउथ अफ्रीका पे इनका कब्ज़ा हो गया था इंग्लिश का। इंग्लिश होते हैं वाइट, गोरे होते हैं, और अफ्रीका मोस्टली है डार्क स्किन्ड। तो यहाँ डार्क और वाइट दोनों लोग रहते थे। तो इन्होंने एक पॉलिसी शुरू की थी इंग्लिश ने, उसका नाम है अपार्थेड, APARTHEID। अपार्थेड में क्या होता है? अपार्थेड मतलब वाइट और ब्लैक में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाएगा। वो आपस में शादी नहीं कर सकते, एक जगह खाना नहीं खा सकते। वाइट लोगों को रेस्टोरेंट अलग होंगे, अच्छे होंगे, शादी कर की जगह अच्छी होगी, वाइट लोगों के स्कूल अच्छे होंगे, बच्चों के, वाइट बच्चों के, वाइट लोगों के, वाइट बच्चों के। और क्योंकि वाइट लोग काले लोगों से शादी नहीं कर सकते, तो कोई इंटररेशियल बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। तो या तो वाइट ही बच्चे होंगे या ब्लैक ही। और अगर कोई भी वाइट और ब्लैक आपस में शादी करते हैं तो दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। इस दुनिया की सबसे घटिया वाइट और ब्लैक के बीच में डिफरेंस करने वाली ये पॉलिसी है अपार्थेड। इसको ख़त्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी और वो 27 साल जेल में रहे। फॉर 27 साल, जितनी मेरी एज है लगभग उससे थोड़ा सा कम टाइम उन्होंने जेल में ही गुजार दी। और 1994 में फाइनली ये पॉलिसी ख़त्म हो गई, सारे इक्वल हो गए।
वाइट और ब्लैक आपस में शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, सारे रेस्टोरेंट सभी के लिए खुल गए, सारे स्कूल सभी के लिए खुल गए, और 1994 में मिस्टर नेल्सन मंडेला यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका। ये सारा कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा डीकोलोनाइजेशन में, कि कैसे कॉलोनीज ने मुक्ति पाई अपने यूरोपियन ओनर से। चलो जी, अफ्रीका लैंड क्लाइमेट रिसोर्सेज, इस पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स इसने मेंशन किए हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट एंड इस्थमस। स्ट्रेट, ये है स्ट्रेट, जियोग्राफी में ये होता है स्ट्रेट, एक होता है इस्थमस। स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो पीस ऑफ वाटर, नैरो वाटर जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को ज्वाइन करे। इस्थमस क्या होता है? नैरो पीस ऑफ लैंड जो लार्ज लैंड बॉडीज को ज्वाइन करे। अगर आपके पास ये एक लैंड है और ये पतली सी स्ट्रिप से दूसरे से ज्वाइन हो रही है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो हैं वो ये हैं, ये एक्चुअल में एक पतली सी स्ट्रिप से आपस में ज्वाइंड है, तो इसको बोलते हैं नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच जॉइंस टू लार्ज लैंड मासेस इज कॉल्ड एज इस्थमस। तो यहाँ पे एक देश आता है पनामा, इस इस्थमस का नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। नैरो पीस ऑफ लैंड, नैरो पीस ऑफ पनामा जॉइंस नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। स्ट्रेट क्या होता है? नैरो वाटर बॉडी विच जॉइंस टू लार्ज वाटर बॉडीज। इसका क्या एग्जाम्पल है? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पूरी दुनिया में, बहुत जगह ये पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर अफ्रीका और इस अरेबियन पेनिनसुला के बीच में, यहाँ पर ये, मैंने तो वर्ल्ड मैप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बना दिया, आप एक्चुअल में देखोगे तो वो कुछ ऐसा बनता है, क्लोज आते हैं और फिर दूर चले जाते हैं। तो ये जो नैरो पीस ऑफ वाटर बॉडी है जो इस वाटर बॉडी को और इंडियन ओशन को ज्वाइन कर रही है, उसको बोलेंगे स्ट्रेट। और स्ट्रेट का नाम क्या है? हर स्ट्रेट का नाम होता है, तो इसका स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदाब। ये सब आपने याद करना है, ये हमारे सिलेबस में है। तो ये हो गया स्ट्रेट, कोई भी छोटी सी वाटर बॉडी जो दो लार्ज बॉडीज को ज्वाइन करे। कौन सी दो लार्ज को ज्वाइन करती है? रेड सी को और इंडियन ओशन को। क्या चीज? स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदाब। इसी तरह यहाँ पर है ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, इसके ऊपर है ये एशिया, ये इंडिया, तो यहाँ पर आता है एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि ईरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिप्स पे अटैक कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये कौन सी दो वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन करता है? पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन, इंडिया के नीचे वाली। तो ये हो गया स्ट्रेट, ये हो गया इस्थमस। छोटी सी लैंड जो दो लार्ज लैंड मासेस को ज्वाइन करे। छोटी सी लैंड नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन कर रही है, इस्थमस ऑफ पनामा। स्ट्रेट, छोटी सी वाटर बॉडी जो दो लार्ज लैंड बॉडीज वाटर बॉडीज को ज्वाइन कर रही है, स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदाब। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इस्थमस के बीच में ऐसे पानी नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज्वाइन कर जाता तो इसको क्या बोल देते? स्ट्रेट, क्योंकि फिर पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन ज्वाइन हो जाती। अब इस लैंड ने क्या किया? पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को तो अलग कर दिया, ज्वाइन कर दिया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, तो ये बन गई इस्थमस। इसी तरह से यहाँ पर ये नैरो वाटर बॉडी थी, इसने रेड सी और इंडियन ओशन को कर दिया, तो ये बन गई स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदाब। इसी तरह से ये नैरो सी थी वाटर बॉडी, इसने ज्वाइन कर दिया पर्शियन गल्फ
और इंडियन ओशन को, तो ये हो गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अगर यहां पर ये लैंड आपस में ज्वाइन हो जाती तो ये स्ट्रेट नहीं रह जाता, ये जगह इस्थमस बन जाती। इस्थमस क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला और एशिया, अरेबियन पेनिनसुला भी एशिया का ही पार्ट है, अरेबियन पेनिनसुला और ये मेनलैंड एशिया आपस में ज्वाइन हो जाते तो ये इस्थमस हो जाती और इसका कुछ नाम हो जाता। बट अब यहाँ पर पानी से ज्वाइंड है, ये है पर्शियन गल्फ, ये है इंडियन ओशन, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। आगे चलते हैं। जो कॉन्टिनेंट्स हैं कुछ इस तरह से हैं। तो अफ्रीका जो है 3 जगह, यूरेशिया, ये जो यूरोप और एशिया है आपस में इतने ज़्यादा जुड़ा हुआ है, हमने यूरोप और एशिया को यहाँ पर अलग कर दिया तो इसका पूरा नाम हो जाता है यूरेशिया। सुपर कॉन्टिनेंट कह सकते हो आप इसको, कॉन्टिनेंट से भी बड़ा, 2 कॉन्टिनेंट से मिलके बना हुआ एक बहुत बड़ा पीस। बस हमने तो खुद से ही अलग कर दिया, नेचर ने तो हमें ये एक ही दिया था, तो हम इसको एक्चुअल में यूरेशिया कह सकते हैं। हमने अलग कैसे किया इसको, यहाँ पर एक माउंटेन की चेन है यूरल, URAL, यूरल माउंटेन चेन, और यहाँ पर एक रिवर भी है उसका भी नाम उरल ही है। तो यूरल माउंटेन चेन और यूरल रिवर जहाँ से फ्लो करती है उसके इधर के पार्ट को एशिया कहते हैं हम, और इधर का सारा यूरोप हो जाता है। तो जो रशिया है वो यहाँ कहीं पर है, तो रशिया जो है यूरोप में भी है और एशिया में भी है। रशिया इज इन बोथ यूरोप एंड एशिया। तो अब ये जो यूरेशिया है, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की, ये 3 जगह पे यूरेशिया को ज्वाइन करता है। अगर आप इसका एग्जैक्ट मैप बनाओगे, कहाँ कहाँ पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ पर पास में है ये, यहाँ पर पास में है ये, और यहाँ पर पास में है ये। यहाँ पर होता है एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या गिब्राल्टर, गिब्राल्टर, ये आपके मैप में आपको देखना है। स्ट्रेट मतलब, स्ट्रेट का क्या मतलब था, नैरो पीस ऑफ वाटर ज्वाइनिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज। तो ये जो बीच की मेडिटरेनियन सी है और यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, इन 2 को ज्वाइन कर रहा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और स्ट्रेट है तो मतलब बीच में लैंड नहीं हो सकती, तो अफ्रीका एक्चुअली यहाँ पर इसको टच नहीं करता, थोड़ा डिस्टेंस है। इसी तरह से यहाँ पर है स्यूज, स्यूज के नाल आपने सुना होगा, SUEZ, स्यूज। और यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदाब, स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदाब। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अफ्रीका एक्चुअली टचेस यूरेशिया एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इन नॉर्थ वेस्ट, Suez Canal in the north east and Straits of Bab al Mandab in the east। ये हो गया हमारा अफ्रीका का यूरेशिया से टच पॉइंट। तो अब अफ्रीका का जो हाईएस्ट ग्राउंड्स हैं वो ऑलमोस्ट अफ्रीका प्लेटू ही है। तो ये जो प्लेटू है साउथ में और ईस्ट में हाई है, यहाँ और यहाँ पर हाई है। तो यहाँ पर ये हाई है तभी यहाँ पर गिरा सारा पानी नाइल में जाता है और नाइल ऊपर की तरफ जाती है। कोई भी रिवर उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ हाइट कम होती जाती है लैंड की। तो ये लैंड पक्का हाई रही होगी तभी रिवर इधर जाती है। फॉर एग्जांपल इंडिया है जैसे, तो ये जो गंगा है ऐसे क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पर लैंड हाई है, यहाँ पर कम होती जा रही है। इसी तरह से नाइल यहाँ ओरिजिनेट हो रही है और इधर जा रही है, तो लैंड ऐसे ढलान में होगी इस डायरेक्शन में। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका माउंट किलीमंजारो है, किलीमंजारो।
KILIMANJARO। ये स्नो कवर्ड रहती है थ्रू आउट द ईयर, इतनी हाई है, बट कोई भी पीक हमारे हिमालयाज़ के सामने कुछ भी नहीं है। हिमालयाज़ आर द टॉलेस्ट माउंटेन चेन्स इन द वर्ल्ड और सबसे ह्यूज भी है ये। तो एवरेस्ट और K2, कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, इन सब के आगे ये सब मजाक हैं, बहुत कम हाइट है इनकी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हाइट है 5800 मीटर, तो मतलब कहाँ से, AMSL, अबव मीन सी लेवल। जहाँ पर ये माउंटेन होगा वहाँ से नहीं हाइट ना मेजर करेंगे ऊपर तक, इस पानी से करेंगे। ये हाइट होगी 5800 मीटर अबव मीन सी लेवल। इसी तरह जो एवरेस्ट होगा, जो कि कहाँ पर है, नेपाल और चाइना की बाउंड्री पे। नेपाल और चाइना एवरेस्ट को शेयर करते हैं। एवरेस्ट के साउथ से अगर आप अप्रोच करोगे तो नेपाल की साइड से अप्रोच करोगे, एवरेस्ट के नॉर्थ से अप्रोच कर रहे हो तो आप चाइना की टेरिटरी से आओगे। इंडिया कुछ ऐसे है, यहाँ पर ये नेपाल है, ऊपर चाइना है, तो एवरेस्ट यहाँ पर है बाउंड्री पर। नॉर्थ से आ रहे हो तो चाइना से आ रहे हो, साउथ से एवरेस्ट पे चढ़ोगे तो नेपाल से चढ़ रहे हो। तो नेपाल और चाइना आपस में एवरेस्ट को शेयर करते हैं और ये इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट भी है। नेपाल चाहता है कि पूरा का पूरा एवरेस्ट उसी का हो जाए, चाइना मना करता है। अफ्रीका का एक स्पेशल फीचर है जो और कहीं भी नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो बहुत थोड़ा सा मिलता है, वो है ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली, RIFT, रिफ्ट वैली। ये क्या होती है हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई लैंड है ऐसे, वो टूटी हुई है कुछ इस तरह से, और फिर उस पर कोई भी प्रेशर लगे ऐसे, तो होगा क्या, ये पीस चले जाएंगे ऊपर, ये पीस आ जाएगा कुछ नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल बस ऐसे बना लो आप, ये है जैसे। तो अब ये एक लैंड है आपकी, ये 4 हैं जैसे, तो ये जोर लगा ऊपर, तो क्या होगा फ्यूचर में, जब ऐसे जोर लगेगा तो ये 2 ऊपर को चले जाएंगे। तो इसको तो बोलते हैं हॉर्स्ट या ग्रेबन। हॉर्स्ट, HORST /ग्रेबन, GRABEN। जो नीचे रह जाती है उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, RIFT। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था अफ्रीका लैंड ऑफ प्लेटू है, तो प्लेटू के बीच में ये प्लेटू बन गए, हॉर्स्ट और ग्रेबन। ये माउंटेन भी बन सकते हैं अगर बहुत ऊपर उठ जाएं। तो जो अगर प्लेटू है अफ्रीका में तो कहीं कहीं लैंड नीचे भी होगी। वो यहाँ पर एक सिस्टम है ग्रेट रिफ्ट वैली, बहुत ही बड़ी है, बहुत ही ह्यूज है, और ऐसे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये है रिफ्ट वैली और ये है रिफ्ट वैली। ये डिवाइडेड क्यों है, यहाँ से तो लैंड आ रही थी टेढ़ी टूटती हुई, तो जब वो यहाँ पर पहुँची तो आगे जो लैंड का पीस था जिसमें लेक विक्टोरिया थी, जहाँ से नाइल रिवर निकल रही है, वो बहुत ही हार्ड रॉक थी, वो टूट नहीं पाई। जब यहाँ पर प्रेशर लगा और तोड़ने की कोशिश की, ये बनाने की कोशिश की, ये हो नहीं पाया, तो यहाँ पर लैंड ये 2 साइड से टूट गई, बीच वाली टूट नहीं पा रही थी। प्रेशर तो लग ही रहा था। हाँ, बाद में देखेंगे कि ये प्रेशर क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, मूवमेंट्स क्या होती हैं, सारा कुछ ज्योग्राफी में है। तो ये 2 साइड से टूटी और एक साइड वाली बहुत आगे तक गई। ये रेड सी को क्रॉस करती हुई अरेबियन पेनिनसुला में इज़राइल और डेड सी तक जाती है, सीरिया इराक के पास। ये सारा कुछ हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्रेट रिफ्ट वैली, जो नीचे रह गई, जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, लेक बन सकती है, जिसमें से रिवर फ्लो हो सकती है, वो हो गई रिफ्ट वैली। तो हम देखेंगे जो रिफ्ट वैली है
उस पर अफ्रीका की इस एरिया की सारी लेक्स लाई करती हैं। और ये हो गया होर्स्ट या ग्रेबन, ये हो गया माउंटेन या प्लेटू। थोड़ा सा ही उठा तो प्लेटू बनेगा, बहुत ऊपर उठ गया तो माउंटेन बन जाएगा। होगा तो ऐसे ही बहुत ऊपर उठ के भी, पर थोड़े थोड़े टाइम में फिर वो टूटना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पीस इधर हवा में है ये वाला, ये पहले टूट के नीचे गिरेगा तो ये कुछ ऐसी सी शेप इवेंचुअली ले लेगा और माउंटेन बन जाएगा। ऐसे तो कोई पीस नहीं ना रह सकता है हवा में बहुत ही ऊपर तक, ये चीज़ तो टूट के गिरे ही गिरेगी ग्रेविटी के फोर्स में, ग्रेविटी के वेट से। तो कुछ ऐसी सी शेप लेता जाएगा और माउंटेन बन जाएगा। ये हो गया आपका अफ्रीका। आगे देखते हैं। रिफ्ट वैली इज़ लॉन्ग एंड डीप वैली, डीप फॉर्म्ड ड्यू टू क्रैक्स और रिफ्ट्स इन द लैंड। यहाँ पर प्रेशर लगा, लैंड टूटी, साइड से उठ गई, बीच वाली वहीं पर रह गई या नीचे चली गई, ये हो गई रिफ्ट वैली और होस्ट या ग्रेबन, जो कि बनेंगे बाद में प्लेटू या माउंटेन। तो इट इज़ बाउंडेड बाय वॉल लाइक स्टीप स्लोप्स ऑन बोथ साइड, ये स्लोप्स हैं इसकी। तो रिफ्ट वैली बीच में है, साइड में पहाड़ होंगे, ये दो हैं जैसे रिफ्ट वैली के बीच में। उसके बाद ये क्या कह रहा है, इन अफ्रीका देयर इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ सच रिफ्ट वैलीज रनिंग फ्रॉम द साउथ ऑफ लेक मलावी। मैंने आपको बताया था इस रिफ्ट वैली में पानी इकट्ठा हो सकता है तो लेक्स और रिवर्स बनेंगी। तो यहाँ पर लेक्स हैं, फॉर एग्जांपल लेक मलावी, लेक तंगनीका, लेक विक्टोरिया जो है वो इन दोनों के बीच के हार्ड रॉक में है जो टूटी नहीं। तो लेक विक्टोरिया इस रिफ्ट वैली में नहीं आती, बाकी सारी लेक्स, लेक मलावी, लेक तंगनीका और बहुत सारी आएंगी और रिवर्स भी आएंगी, वो इस रिफ्ट वैली में से फ़्लो करती हैं। प्लेटू पे तो फ्लो नहीं करेगी रिवर, वो तो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का पाथ देखेगी सबसे नीचे वाला, तो वो ये वाला होता है। आगे चलते हैं। इट गोज नॉर्थवर्ड टू द रेड सी एंड देन थ्रू द गल्फ ऑफ स्यूज। स्यूज वो पॉइंट था जहाँ टच कर रहे थे, उससे टच होते हुए एंड द गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा भी उसके साथ ही है, गल्फ ऑफ स्यूज और गल्फ ऑफ अकाबा बिल्कुल साथ हैं, टू द डेड सी। तो इससे कहते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। पूरे वर्ल्ड में रिफ्ट वैली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। वैली मतलब दो माउंटेन के बीच की सी जगह, तो ये दो माउंटेन के बीच की जगह है, तो इस कारण ये हो गई ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट है क्योंकि बहुत बड़ी है, रिफ्ट है क्योंकि टूटने से बनी है, और वैली है क्योंकि आसपास माउंटेन है, ये खुद नीचे की जगह है, इसमें सारा पानी इकट्ठा होगा, यहाँ पर लेक्स हैं, रिवर्स हैं। तो ये जो वैलीज है फिल्ड विद वाटर कॉल्ड लेक्स। लेक विक्टोरिया इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, ये सबसे बड़ी लेक है। इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ रिवर नाइल, जो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है वो यहाँ से निकलती है, नाइल से। इट राइजेज इन द रेनी इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर यहाँ से गुजरता है, यहीं के पास से रिवर नाइल ओरिजिनेट होती है और नॉर्थ की तरफ जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर इज़ ज़ायरे। ज़ायरे जो है मैंने आपको ये बताया था, कोंगो है ये एक कंट्री, यहाँ पर इसका पुराना नाम था ज़ायरे, न्यू नाम है इसका कोंगो कंट्री का। तो यहाँ से अभी भी एक रिवर जाती है जिसको कहते हैं ज़ायरे रिवर या कोंगो रिवर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोंगो इन द लेटर पार्ट। ये भी लार्ज एरिया ड्रेन करती है। ह्यूज वाटर ऑफ अटलांटिक ओशन, ये कौन सी ओशन है? अटलांटिक ओशन। क्यों? ये था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस साइड होगा अफ्रीका, ऊपर एशिया, यूरोप, तो ये कौन सा है? अटलांटिक ओशन। ये कौन सा है? पैसिफिक ओशन। तो ये कहाँ है? अटलांटिक ओशन। तो ये कहाँ गिर रही है? अटलांटिक ओशन में। ये कहाँ गिर रही है रिवर नाइल? मेडिटेरेनियन सी में। ये सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे क्या है ये। अब आगे देखते हैं और कुछ एक रिवर्स हैं। एक है नाइजर, यहाँ पर एक कंट्री है नाइजीरिया, उसके साथ है कंट्री नाइजर, तो वहाँ पर रिवर है नाइजर, NIGER। उसके बाद
फिर है एक जैम्बेजी रिवर, फिर है एक ऑरेंज रिवर। सदर्न में 2 रिवर्स हैं, जैम्बेजी ZAMBEZI और एक है ऑरेंज। ये जो मैंने आपको बताया था कि बोअर वॉर्जुई, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट और नेटल, तो ये ऑरेंज रिवर में ही ऑरेंज फ्री स्टेट बनी थी। फ्री स्टेट मतलब हम आज़ाद हैं और यहाँ पर रहेंगे। बोअर्स ने कहा, डच फार्मर्स ने कहा जब वो इंग्लिश से हार गए कि यहाँ मत आना, ये हमारी ऑरेंज फ्री स्टेट है, ऑरेंज रिवर के पास वाली। तो ये जो जैम्बेजी रिवर है उस पे एक फॉल्स है, विक्टोरिया फॉल्स। ये थी लेक विक्टोरिया। यहाँ पर नीचे एक रिवर है जैम्बेजी, उस पे फॉल्स हैं विक्टोरिया फॉल्स। ये बहुत ही ह्यूज फॉल्स हैं। इसका जो ओरिजिनल नाम था, कुछ लोकल नाम होगा, उसका मतलब था कि द स्मोक दैट थंडर्स। ये बहुत ही ह्यूज है और 2 किलोमीटर तक फैला हुआ फॉल है। तो मतलब 2 किलोमीटर तक पानी गिरता है, इतनी एक्सटेंट है इसकी। अब पूरा जो ऑस्ट्रेलिया है प्लेटू है, बीच बीच में रिवर है, तो नेविगेबल नहीं है। आप इनलैंड नेविगेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप प्लेटू से सीधा नीचे जाके गिरोगे रिवर में। तो पूरे अफ्रीका की अंडर डेवलपमेंट का एक कारण ये भी है कि रिवर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। रिवर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सबसे सस्ती होती है, सबसे चीप होती है, इस कारण सबसे ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेनिफिट करती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर दो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ अपनी। तो इनलैंड नेविगेशन से होता। रोड सबसे महंगी पड़ती है, रेलवे बीच की पड़ती है। तो रेलवे और रोड भी अफ्रीका में बनानी मुश्किल है क्योंकि इट इज़ द लैंड ऑफ प्लेटूज़। बाकी हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, अफ्रीका से ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।